हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैप्स ओशियनिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि ये हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स न्यूज़ में क्यों हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं कि ये जो स्पेशीज़ है, जो वल्चर है, ये इनका पॉपुलेशन थ्रेटनिंग लिस्ट पे है, इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है और इन्हें कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, क्या क्या मेजर्स ले रही है। तो अगर इस हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स का साइंटिफिक नेम अगर आप देखें तो इन्हें कहा जाता है जिप्स हिमालयनेसिस। जिप्स का मीनिंग है ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स। अब ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स वो वल्चर्स हैं जो सिर्फ आपको एशिया, अफ्रीका या यूरोप कॉन्टिनेंट्स में ही मिलेंगे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में ही मिलेंगे। वहीं तरीके से एक और टर्म यूज़ करी जाती है जिसे हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड वल्चर्स। अब न्यू वर्ल्ड वल्चर्स वो वल्चर्स हैं जो साउथ अमेरिका या आप कह सकते हैं एरियाज़ लाइक नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन रीजन्स में पाए जाते हैं। तो ये जो नाम डिफ़ाइन करा गया है ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, ये इस बेसिस पे है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप का जो एक्सप्लोरेशन है या जो रिसर्च है वो अमेरिका से पहले किया जा चुका था, इसीलिए उन्हें ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है या वहाँ के जो स्पेशीज़ पाए जाते हैं उनके बेसिस पे उन्हें ये नेमिंग दी जाती है। और जो कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद एक्सप्लोर करे गए उन्हें न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, तो आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट हिमालयन वल्चर्स। सो हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स जो हैं ये खास करके हिमालयाज़ और टिबेटन प्लेट्यू के आसपास पाए जाते हैं और ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स के अमंग में सबसे लार्जेस्ट बर्ड माने जाते हैं। हालांकि इन्हें रैप्टर्स भी कहा जाता है। रैप्टर्स का मतलब ये है कि इनमें से अगर आप देखें तो इनकी ओवरऑल पूरी दुनिया में 22 स्पेशीज़ पाए जाते हैं, 22 प्रजाति पाई जाती है और इस 22 प्रजाति में से 9 स्पेशीज़ यानी कि 9 प्रजाति सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि ये जो 9 स्पेशीज़ हैं ये सभी के सभी 9 स्पेशीज़ थ्रेटन लिस्ट में हैं। दैट मीन्स इनका जो पॉपुलेशन है बहुत घट चुका है और इसी की वजह से इनको रेड लिस्ट में डाला जा चुका है। अब अगर हम रैप्टर्स के एक और मीनिंग के बारे में अंडरस्टैंड करें तो इन्हीं स्पेशीज़ के अंदर आपको लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट वल्चर्स और स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट वल्चर्स भी आपको दिख जाएंगे, इसीलिए इन्हें रैप्टर्स कहा जाता है। अब ये जो हिमालयन वल्चर्स हैं ये हिमालय के हैवीएस्ट बर्ड में माने जाते हैं। हैवीएस्ट का मतलब है कि इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी वज़न जो है ये एस्टिमेटेड कितनी होती है, अगर आप देखें तो इनका वज़न 6 केजी से 12 केजी के आसपास माना जाता है और बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन में भी इनका जो वज़न है वो कम से कम 9 केजी या लगभग 8 से 12 केजी के बीच में भी हो सकता है। और इनकी जो पंख हैं, इनके जो विंग स्पैन है ये वैरी करते हैं 2.56 मीटर से लेके 3.1 मीटर से, मतलब ये 8 फीट 5 इंच से लेके 10 फीट 2 इंच तक फैल सकते हैं। और ये एक तरीके से सिनरस वल्चर के मुकाबले कॉमन पाए जाते हैं। सिनरस वल्चर ये खास करके यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे कंट्री में जो हिमालयन वल्चर्स पाए जाते हैं इनका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो सिनरस वल्चर्स के लगभग माना जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए कि हिमालयन वल्चर्स को रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कानपुर रीजन्स में पकड़ा गया है, इसे रेस्क्यू करा गया है। ये वहाँ के बेनाजभर ईदगाह कब्रिस्तान से इसे पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसे एलन फॉरेस्ट ज़ू का जो हॉस्पिटल है उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, उसे 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया है। अब रिसेंटली जो वल्चर्स पकड़ा गया इसका जो ओवरऑल वजन है, इसका जो ओवरऑल वेट है ये लगभग 8 केजी का है। तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि इनका जो वज़न है ये कम से कम 8 से 12 केजी के आसपास पाए जाते हैं। ये जो स्पेशीज़, ये जो वल्चर पकड़ा गया है इसे लास्ट हिमालय के तनाहुन डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इस हिमालयन वल्चर्स की एक खासियत ये है कि ये जो उसका ऊपर का पार्ट है, ऊपर का जो भाग है, इसे एक तरीके से फेक आइज़ कहा जाता है।
अब ये बहुत बार हिमालयन वल्चर्स ये अपने फेक आइज़ का इस्तेमाल करते हैं सामने वाले को अटैक करने के लिए, सामने वाले स्पेशीज़ को डराने के लिए। हालांकि इसकी जो असली आंखें हैं ये इनके बीक के ऊपर होती हैं, और ये जो ऊपर की जो पार्ट आपको दिख रही है इनको फेक आइज़ कहा जाता है। ये मोस्टली ये तब दिखाते हैं जब ये अटैकिंग मोड में होते हैं। तो मैंने ये पिक्चर भी डाला है जो आपको दिख रहा होगा कि ये अटैकिंग मोड में है, तो इसकी फेक आइज़ है, सामने वाले को दिखा के डराने की कोशिश करता है। ओके, तो अब ये इतने बढ़िया स्पेशीज़ के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इनके घटने का या इनके डिक्लाइन होने का मेन रीज़न क्या है, इनके कॉज ऑफ थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो देखा गया है वो है कि इनका जो पॉपुलेशन एशिया में डिक्लाइन हुआ है वो डिक्लोफेनिक वैक्सीन की वजह से हुआ है। अब डिक्लोफेनिक एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एक तरीके से इन्हें विरोधी भड़काऊ दवाएं भी कही जाती हैं, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डोमेस्टिक एनिमल्स को दिया जाता है, खास करके आप कह सकते हैं काऊ या बफेलो या किसी भी एनिमल्स को उनके पेन को रिलीव करने के लिए, या उनके बॉडी में कोई स्वेलिंग है तो उन्हें ठीक करने के लिए ये डिक्लोफेनिक वैक्सीन दी जाती है। हालांकि जब ये ऑब्ज़र्व करा गया, जब ये रिसर्च के दौरान पाया गया कि डिक्लोफेनिक एक मेन कारण है कि हमारे कंट्री में वल्चर्स का पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। अभी डिक्लाइन कैसे हो रहा है, अगर हम इसे क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो जो डिक्लोफेनिक वैक्सीन काऊ या बफेलो को दी जाती है, उन्हें देने के बाद ये उनके फ्लैशेस में, ये उनके मांस में मिक्स हो जाता है। अब काऊ एंड बफेलो के डेथ के बाद इनके जो मांस हैं, इनके जो फ्लैशेस हैं, इन्हें वल्चर्स खा जाते हैं, इन्हें वल्चर्स खाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए वल्चर्स को एक तरीके से हम इन्हें कैरियॉन्स भी कहते हैं। कैरियॉन्स का मतलब ये है कि ये हमेशा मरे हुए जानवर या डेड बॉडीज़ पे फीड करते हैं। एक तरीके से इन्हें गार्बेज कलेक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर का जो गार्बेज है, नेचर का जो वेस्ट है, उसे खा के नेचर को साफ कर रखने का भी काम करते हैं। हालांकि अगर डेड बॉडीज़ इस तरीके से पड़ी रहीं तो ये डिकम्पोज होंगी, और बहुत ज़्यादा डिकम्पोज होने की वजह से वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन्हें एक तरीके से गार्बेज कलेक्टर्स भी कहा जाता है। तो डिक्लोफेनिक वैक्सीन एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट हमारे एशिया में जो 70 to 80% जो डिक्लिनेशन देखा गया है वल्चर्स के पॉपुलेशन में, उसका मेन कारण डिक्लोफेनिक वैक्सीन बताया गया है। उसके अलावा उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ये डिस्टर्ब हो चुका है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब ये कि जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस रीजन में वो रहते हैं, ये डिस्टर्ब हो चुका है। और ये डिस्टर्ब होने का दोनों कारण है, ये मैन मेड रीज़न भी है और ये नेचुरल कॉज भी है। उसके अलावा बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, खास करके एयर और वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी इनके पॉपुलेशन में बहुत ही रैपिड डिक्लाइन देखा गया है। अब कॉजेज ऑफ थ्रेट ऑब्जर्व करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए ताकि इन वल्चर्स को हम सेफगार्ड कर सके। तो इन वल्चर्स को सेफगार्ड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में हरियाणा के पिंजौरी रीजन में वल्चर केयर सेंटर बनाया, ताकि हम वल्चर को हम क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें, उनके पॉपुलेशन को हम कंजर्व कर सकें। और रिसेंटली 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि वल्चर एक्शन प्लान कहा गया। और इस वल्चर एक्शन प्लान के तहत हम वल्चर्स को पूरे इंडिया में कंजर्व करने का एम रखेंगे या प्रोग्राम रन करेंगे। और इसी प्रोग्राम के अंडर हमारे पूरे कंट्री में कम से कम 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, ताकि हम पूरे कंट्री में इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें और इन्हें कंजर्व करने के लिए जो भी एक नेसेसरी स्टेप्स है वो हम ले सकें। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और हमने ये भी पता चला होगा कि वल्चर्स का डिक्लाइन होने का मेजर रीज़न क्या है। सो thank you all for watching my video. Kindly like, share and subscribe. Thank you.